Hi Elsie, welcome to my show, Talks That Matter with Cindy. It's a pleasure having you on our show. It's my pleasure to be on your show. So, to our viewers, Elsie is an accomplished psychotherapist, child and adolescent counselor, a marriage and relationship therapist, and a career coach for the last 20 years. She has also written a book, The Art of Mastering and Raising Children. The book is available on Amazon, Flipkart, and Google Book. एलसी आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पेरेंटिंग, कोचिंग, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट थेरेपी। तो मुझे आपको ये पूछना है कि व्हेन यू ब्रिंग अ चाइल्ड टू दिस वर्ल्ड, जब आप बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस लगती है? क्योंकि हमारे ज़माने में ये था कि शादी हो गई, बच्चे कर लिए, but today the scene is different, so how and what should a parent be ready with when they say we have to get a child to this world or we want to start a family? ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स में एक अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि बच्चे को रेस करना सिर्फ एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के प्रोफेशनल लाइफ्स में दोनों कपल्स, दोनों जो पार्टनर्स होते हैं, उनको टाइम जो है नहीं होते हैं वो बॉन्डिंग बनाने के लिए और क्वालिटी टाइम एक दूसरे को के साथ स्पेंड करने के लिए। तो जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है और आप बच्चे को दुनिया में लाते हो, तो बहुत सारी इश्यूज़ क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए वे बहुत ज़रूरी है कि पहले जो पार्टनर्स हैं, उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग हो और दोनों की एक तैयारी होनी चाहिए बच्चे को वर्ल्ड में लाने के लिए। लाने के बाद दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कैसे सँभाले और उसको कैसे ट्रेन करे या उसको कैसे एक पर्सनैलिटी बनाए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और फर्स्टली जो है, आज द मेजर इश्यू इज़ फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये देखना है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कि मतलब ऐसा नहीं कि वो एक्सेस में हो, लेकिन ऐसे तो होना चाहिए जहाँ पे आप एक बच्चे को रेज़ कर सकते हो। उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं और एक बॉन्डिंग अच्छी होती है तो अगर कोई खामियाँ भी है तो वो पूरे कर सकते हैं। एक दूसरे की बॉन्डिंग अच्छी हो तो एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है पहले, कि जब ये बच्चे को इसलिए नहीं दुनिया में लाना है क्योंकि आपके इन-लॉज़ ने कुछ कहा कि बच्चे को अभी आप बच्चा कर लो, या रिलेटिव्स ने कहा या कज़िन्स ने कहा, बिकॉज़ ये एक डिसीज़न होता है वो पेरेंट्स की, वो जो कपल्स की होती है उनकी डिसीज़न होती है, क्योंकि उनकी मेंटली और फिज़िकल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपको जो जो कपल है, उनको नहीं लगता है कि बच्चा दुनिया में अभी हम ला सकते हैं, तब तक उसकी तैयारी, मतलब आप उसकी डिसीज़न नहीं ले सकते। तो एक बार आपकी डिसीज़न हो गई, देन यू कैन सी इफ द बॉन्डिंग इज़ गुड एंड देन यू कैन हैप्पीली ब्रिंग द चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड। अभी आपने जस्ट कहा बॉन्डिंग, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कपल्स हैं जो अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, इट्स नॉट अ हैप्पी मैरिज, जो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, नहीं कई बार वेल बॉन्ड हो पाते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली की प्रेशर से, जैसे आपने कहा इन लॉज की प्रेशर से या दूसरे मेंबर्स की वजह से बच्चा करने के लिए फोर्स करते हैं, बच्चा आ भी जाता है इस दुनिया में, लेकिन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। कई बार मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है, बच्चा इसलिए कि हाँ चलो भाई घर वालों ने कहा बच्चा किया, but then later on in many families either the child उसको उसको वैल्यूज देना, उसको नर्चर करना इज द ग्रैंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है इसमें, द चाइल्ड डज नॉट रिकग्नाइज द पेरेंट्स मोर, पर वो ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से होता है। तो हाउ हाउ इज इट लाइक, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे यंग कपल्स हैं जो कहते हैं नहीं हमें हमारा करियर बनाना है, बट स्टिल दे गो फॉर starting their family. Then there are many other couples, the young couples today that I know, they're married for 3 years, 4 years, 5 years. Some of them say we don't want a child. Why? Because we want to make our career. दूसरा होता है कि हमने ये लोन लिया है, वो लोन लिया है, फाइनेंसेस देखने हैं। तो इतना सब कुछ एक मिक्सचर है, इफ यू सी इट्स लाइक अ मिक्स्ड बैग। तो अगेन कि बच्चों को इस दुनिया में लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में आज भी देखती हूँ कि मोस्टली द ग्रैंड पेरेंट्स आर टेकिंग द मेजर रोल इन रेजिंग द चाइल्ड।
So what do you have to say about that? So, being a parenting coach, ma'am, I would always advise couples to be prepared to take care of the child. अगर आप बच्चा कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को किस तरह से आप बड़ा करें और उसमें कौन सी क्वालिटीज़ आप डालें और कैसे एक पर्सनालिटी बनाएं। बच्चा अगर ग्रैंड पेरेंट्स के पास पलता है तो उनका पेरेंटिंग अपनी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के लिए काफ़ी डिफरेंट होता है। इट विल नॉट बी लाइक अ पेरेंट। तो बच्चा वो क्वालिटीज़ डेवलप करता है। लेकिन इसके बीच में और एक कहना चाहूँगी कि फ़िज़िकल ली भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं अगर इंडिविजुअल इज़ प्लानिंग अ बेबी टू लेट। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी भी एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होता है, एक स्पैन होता है जहाँ पे आप विदाउट एनी इश्यूज़ एक बच्चे को दुनिया में ला सकते हो। उसके बाद शायद आपको कुछ दिक्कतें आएँगी फ़िज़िकली। तो ये डॉक्टर्स की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जभी भी आप बच्चा कर रहे हो तो पहले जाके एक फ़िज़िकल चेकअप कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड देन ब्रिंग द चाइल्ड इंटू दिस वर्ल्ड। कीपिंग दैट असाइड, जब आप बात कर रहे हो पुटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंटिंग टू समबडी इन समवन एल्सेस हैंड इज़ नॉट राइट, बिकॉज़ ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे को किस तरह और क्या क्वालिटीज़ उनमें इंडल्ज करके हम बच्चे को बड़ा करें। तो इफ़ द पेरेंट्स आर थिंकिंग दैट हम प्रोफेशनली आगे जाएँगे और कोई और आपका बच्चे की देखभाल करेंगे, तो ये एक गलत सोच है। Then I think it's better to not bring the child into this world. And keeping the medical side aside, I would always suggest that if any couple is planning to bring a child into this world, the couple need to take the full responsibility of rearing the child. If they are not ready, then I think it's advisable not to bring the child into this world, because putting the responsibility of parenting into somebody else's hand is not good. I think the child will develop many personal qualities or personalities which may not be appropriate later in life. So it's always advisable that the parents take the responsibility. और बच्चों का जो एज होता है, एक पर्टिकुलर एज होता है आई थिंक जहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी वो डेवलप करते हैं। सो व्हाट इज़ दैट एज एंड हाउ डू दे कैच अप थिंग्स? जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट स्टेज होता है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 5। तो जो भी क्वालिटीज़ आप बच्चे में डालना चाहते हो, जैसे अगर आप बच्चे को पेशेंस सिखाना चाहते हो या गुड डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो, जैसे ईटिंग हैबिट्स या पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग, टू रिसीव समथिंग फ्रॉम द पेरेंट, या जैसे स्टबर्ननेस होता है बच्चे में, ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप होती है। तो ये हमें ऑब्जर्व करके जो पेरेंट्स है वो अपने ये जो हैबिट्स है उसको स्लोली हम बच्चे की लाइफ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है एंड 1 to 5 ईयर्स में आप पूरी तरह से बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से दैट आई हैव सीन सम पेरेंट्स टेकिंग फूड अराउंड एंड फीडिंग द चाइल्ड। तो बच्चा उस तरह से अपनी एक हैबिट डेवलप करता है कि वो एक जगह पे बैठ के नहीं खाएगा। He will move around because the mother is taking the child around. So mostly when you're giving or teaching them to eat food, the child should be placed in a particular chair with a small table and then fed. So when you do that, the child develops that behavior of sitting in one place and eating. या फिर आप कोई चीज़ नो बोलते हो, जैसे एक पेरेंट ने बोला कि अगर बच्चे ने कोई नाइफ हाथ में लेने की कोशिश की और जब अगर एक मदर या फादर बच्चे को बोल रहे हैं कि डोंट टच इट, नो, द चाइल्ड शुड नॉट टेक इट, तो ये धीरे धीरे आएगा। जब आप नो बोलोगे तो बच्चा रुक जाएगा। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बच्चा रोता है, जिद करता है। तो एक लेवल ऑफ स्टबर्ननेस जब एक हाइट पे हो जाती है तो पेरेंट क्या करते हैं, वो चीज़ बच्चे को दे देते हैं। तो बच्चा एक क्वालिटी अपने ब्रेन में बना लेता है कि मैं अगर अपना स्टबर्ननेस इस लेवल तक ले जाऊं तो वो चीज़ मुझे मिलेगी। तो पेरेंट ने ये डिसाइड करना है कि एक बार आपने नो बोला तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, यह चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है
आप एक-एक क्वालिटी उस बच्चे में 1 टू 5 इयर्स तक आप डेवलप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे इतने स्टबर्न होते हैं, लाइक आपने कहा कि 1 टू 5 की इयर्स में आप डेवलप कर सकते हैं, बट देयर आर सम स्टबर्न किड्स जो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, एंड अल्टीमेटली होता क्या है, आइदर पेरेंट्स आर बिजी और दे हैव टू गो टू वर्क एंड देयर इज नो वन एट, घर पे कोई है नहीं, मोस्टली दे हैव अ नैनी एट होम, बट such kids become so stubborn they don't want to listen. So how is the correct proper way of communicating with the child, especially when he or she is naughty or stubborn and she does not want to listen? And कई बार क्या होता है, पैम्परिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेरेंट्स से भी होती है और ग्रैंड पेरेंट्स से भी हो जाती है। कुछ फैमिलीज में जैसे नहीं, बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, डांटना ही नहीं है, करेक्ट ही नहीं करना है। हम लोग जो बचपन में थे तो थप्पड़ खा के ही हम लोग बड़े हुए हैं। बट टुडे स्लैपिंग एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि इट शुड बी एनकरेज्ड, ऑफ कोर्स नॉट, बट फिर भी हम लोगों को एक रिस्पेक्ट थी, एक डर था कि नहीं बोला है तो किसी वजह से नहीं बोला है। पर आज जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो बोलते हैं, ये नहीं करना है, आई सी मेनी किड्स सेइंग कि व्हाई मैं यही करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं, पर अगेन एक एक तरीका होता है टू कम्युनिकेट, लाइक यू सेड नाइफ उठाइए। सो जैसे बहुत सारी स्कूल में भी देखती हूँ, टीचर्स भी है स्कूल में, दे जस्ट से नो, बट आई मीन यू कैन ऑलवेज ट्विस्ट इट एंड से दैट ये इस तरह से नहीं करना है, ऐसे करना है। सो हाउ इज अ करेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग? See, for this, firstly, I would say that parents need to spend a good quality time with the child. जैसे मैंने कहा ना कि एक बच्चे को वर्ल्ड में लाने से पहले बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टनर्स आर वेरी important. The same way, here also a bonding with the child of the parents with the child is very important. अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है और बच्चा कभी भी अटेंशन सीकिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए खड़े हैं या फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप वो टाइम नहीं देते हैं तो बच्चा क्या करता है, अटेंशन सीकिंग डेवलप करता है क्वालिटी, जहाँ पे वो स्टबर्ननेस दिखाता है या फिर इतना जिद करेगा, रोएगा, जैसे कोई कोई बच्चा जो है सर फ्लोर पे ज़मीन पर मार कर वो अपनी जिद पूरी करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आजकल क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अभी कॉर्पोरल पनिशमेंट में हम लोग क्या करते थे, मारते थे, पनिश करते थे और हमको लगता था ये सही तरीका है, लेकिन उसमें बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ एक बच्चे में डेवलप हो जाती थी। तो इसीलिए अभी कॉर्पोरल पनिशमेंट पूरी तरह से बंद किया है। लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद हुआ है, लेकिन पेरेंट को नहीं पता कि कौन से ऐसे टेक्निक मैं यूज़ करूँ जिससे मैं बच्चे को राइट डायरेक्शन में ले जाऊँ। लाइक आपकी जो भी बच्चे की गुड क्वालिटीज़ है, जैसे अगर आपने एक बच्चे को एक पेरेंट ने बच्चे को बताया कि देखो मेरा ये जो काम ख़त्म होने से पहले आपका होमवर्क हो जानी चाहिए, और बच्चे ने वो होमवर्क कर दी, तो पेरेंट ने क्या करना है कि एप्रिशिएट करना है फॉर द गुड थिंग्स, कि आपने ये बहुत अच्छी बात की है, रिवॉर्ड हिम, उसको रिवॉर्ड कीजिए, उसकी प्रेज़ कीजिए कि ये बहुत अच्छा काम किया है आपने, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, जो मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी वो आपने किया, पूरा किया, जो भी मैंने इंस्ट्रक्ट किया था। और वही जगह पर अगर वो बच्चा कुछ गलत करता है, तो हमें वहाँ पे लाउड नहीं होना है, वहाँ पे एंगर नहीं दिखाना है, बी पेशेंट, इग्नोर दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, तभी बात मत कीजिए। बट व्हेन यू सिट विद द चाइल्ड ड्यूरिंग द क्वालिटी टाइम, तभी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बच्चों को कि बच्चा आपने जो वो किया, जैसे एक कोई सोशल इवेंट में अगर बच्चे को ले जाते हैं और वहाँ कोई और बच्चे के साथ मारामारी हो जाती है, कुछ गाली गलौज हो गई या मारामारी हो गई, तो पेरेंट को उस समय वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, यहाँ या फिर वहाँ पे एक सीन नहीं बनाना है, इग्नोर दैट पर्टिकुलर इवेंट। बट मोस्टली यही होता है, इंडिया में मैंने देखती हूँ बहुत पेरेंट्स होते हैं ना कि वहीं पे टोक देंगे, वहीं पे दिखा देंगे कि ऐसा, तो वो एक्चुअली होता क्या है, बच्चा उस चीज को दिमाग में रख, वो इंसल्ट फील करता है, और क्या होता है ना, कभी-कभी हम गलत पर्सन को भी डाँट लेते हैं कि एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि किसकी गलती है, बट हम उस बच्चे को डाँटते हैं जिसकी गलती ना हो। तो उस इवेंट को आप शांत कीजिए, पर्टिकुलर जहाँ जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, आप बच्चे को घर लाइए, थोड़ा शांत होने के बाद जब आप क्वालिटी टाइम के लिए बैठते, तब बच्चे से पूछिए कि एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पे। और जब बच्चा ये रिसाइट करेगा कि वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद बच्चे को बता सकते हैं कि
यहाँ पे आपको इस तरह से रिएक्ट करना था, ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी थी। तो बच्चा वहाँ पे अलर्ट है सुनने के लिए कि पेरेंट क्या बोल रहा है। तो वहाँ पे कोई डाँट नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई मारा-मारी नहीं हो रही है, आर्ग्यूमेंट या कोई गाली-गलौच नहीं हो रही है, लेकिन बच्चे को क्या कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें ये आपने गलत किया, ये आपने सही किया, या फिर ये पर्टिकुलर सिचुएशन को आपको इस तरह से हैंडल करना चाहिए था। तो इस तरह से यू आर ट्रेनिंग अ चाइल्ड टू एक्चुअली बिहेव इन अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो ये जो है मोस्ट पेरेंट्स को अभी जो है नहीं पता कि किस तरह से करना है। तो बीइंग अ पेरेंटिंग कोच हम पेरेंट्स को यही सिखाते हैं कि डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट इंसिडेंट जब आपके बच्चे की लाइफ में होता है तो उसको कैसे टैकल करें। ऑफन वी सी दैट पेरेंट्स बिकम वेरी एग्रेसिव, क्योंकि उनमें ही पेशेंस नहीं होती है, क्योंकि उनको इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, अपनी खुद की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको संभालना होता है, घर को संभालना होता है, बच्चे को संभालना होता है। तो ये सब करके वो पेशेंस वो पेरेंट्स में नहीं होता है कि पेशेंटली एक बच्चे को भी संभालें। तो इसलिए मैंने कहा ना पहले ही कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट टू हैंडल अ चाइल्ड वंस द चाइल्ड इज इनटू द वर्ल्ड। सो अगर आप एक अपने आप को ट्रेनिंग करें ना किस तरह से बच्चे को संभालना है। हर एक जो बच्चा तो झगड़ा करेगा, बच्चा तो आर्ग्यू करेगा, क्योंकि ही डज़न्ट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। तो एक पेरेंट हर हर वो इंसिडेंट जब होता है तो आप धीरे-धीरे अपने बच्चे को ट्रेन करके हम वो बच्चे को समझाते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। तो बाय द टाइम ही रीचेस टीन्स वो एक अच्छा पर्सनैलिटी, अच्छी क्वालिटी अपने में डेवलप कर पाएगा। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स को टाइम निकालना ही पड़ेगा। But in today's fast growing world, I see they don't have time. They all are working, they're busy, they come home late, फिर उन्हें अपना काम रहता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस कंपैरिजन, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। देख उसके बेटे ने ये किया, देख उसकी बच्ची ने वो किया, उसने इतनी परसेंट लाई, उसकी सैलरी इतनी है, उसका पैकेज इतना है। सो यू नो दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। या तो पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि देयर इज़ नो टू इंडिविजुअल्स विद द सेम क्वालिटीज। हर जो इंडिविजुअल है, इवन ट्विन्स, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उनकी भी जो क्वालिटीज है वो डिफरेंट होती है, टैलेंट्स डिफरेंट होती है और स्किल्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो इनबॉर्न होता है। कुछ चीज़ें इनबॉर्न होता है, कुछ चीज़ें हम ट्रेन करके एक बच्चे में डेवलप कराते हैं। ठीक है। तो हमें अब अपने बच्चे पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि एक्चुअली हमारे बच्चे में क्या टैलेंट्स है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या चीज़ें हैं जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, या क्या वीकनेसेस है। तो आप किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी, उसमें भी कुछ वीकनेसेस होंगे। तो हम वीकनेस नहीं देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली वो चीज़ें देखते हैं जो दिखता है हमको लाउडली कि बहुत ट्रॉफीज़ लेके आ गया है, हर एथलेटिक मीट में वो फर्स्ट आ रहा है, एकेडमिक्स में फर्स्ट आ रहा है, लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ वीकनेस होते हैं। तो अब कंपेयर करेंगे तो हमारे बच्चे में क्या हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बिकॉज़ ही मे नॉट बी गुड इन स्टडीज़, ही मे बी गुड इन गेम्स, और मे बी ही मे बी गुड इन म्यूज़िक। तो बहुत सारे आप देखेंगे जो प्रोफ़ेशन है, उसमें एक स्ट्रगल होता है बच्चे का। मतलब हर पेरेंट जो है एकेडमिकली ही बढ़ाने की कोशिश करता है बच्चे को कि आगे बढ़ो, एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एकेडमिक बेसिक डिग्री वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ दैट टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स, सोशलाइज़ सिखा देते हैं, लैंग्वेजेस सिखा देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। बट जहाँ तक चूज़िंग अ करियर है, वो बच्चा कोई भी फ़ील्ड चूज़ कर सकता है जिसमें उसको ही फील्स दैट ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ टैलेंटेड, और ही हैज़ अ गुड सेंस फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो हम अगर कंपेयर करके एक बच्चे को किसी तरह कोई भी फील्ड में पुश करते हैं तो वो बहुत गलत होता है। दैट चाइल्ड मे लैंड अप बीइंग अ चाइल्ड हु मे नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, और मे बी विद अ ड्रीम दैट मुझे ये बनना था और मुझे चांस नहीं मिला, एंड ही विल फील फ्रस्ट्रेटेड इन द फील्ड दैट ही इज़ इन। तो एक बच्चे को समझो, उसकी क्वालिटी समझो, उसकी टैलेंट्स को समझो, और उस टैलेंट को बढ़ावा दो। यही मैं एडवाइस पेरेंट्स से करूँगी। नेवर कंपेयर विद अदर्स। ये तो होता ही है, बट अगेन लाइक यू सेड कि कंपैरिजन ये बिल्कुल ही गलत बात है। कि मैं आज भी देखती हूँ बहुत कंपैरिजन पेरेंट्स करते हैं, उसका ऐसा है, इसका ऐसा है, उसका वैसा है। सेकेंडली होता क्या है, यू नो बिफोर कोविड इट वाजंट द सीन कि बच्चों के हाथ में स्क्रीन था। लाइक माय ओन सन, वी नेवर गेव हिम अ मोबाइल, वेयर एज हिज क्लासमेट्स दे ऑल हैड अ मोबाइल, दे ऑल हैड लैपटॉप। सो
कोविड हिट, उसके बाद वी हैड टू गिव हिम अ स्क्रीन। ओके, मोबाइल भी देना पड़ा, लैपटॉप भी लेना पड़ा। आफ्टर कोविड जब ये सब ठीक हुआ, स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का इतना बढ़ चुका है, इतना, आई नो समवन हु आस्क्ड मी दैट व्हाट शुड आई डू विद माय चाइल्ड, ही इज इन हिज टीन्स नाउ, एंड वो पूरे दिन गेम खेलता है, एंड ही हार्डली स्टडीज फॉर 2 hours, और अदरवाइज ही कीप्स प्लेइंग गेम्स। और उसको कितना भी समझा दो, कितना भी बोल दो, ही विल नॉट कीप हिज फोन डाउन। तो ये स्क्रीन टाइम जो है, हम जो कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, ठीक है, अग्रीड है। लाइक हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स बोलते थे टेलीफोन, television is a idiot box, but if you use it wisely, it is not a idiot box. In the same way, if you use the phone or a laptop or the internet wisely, I don't think it is bad. बहुत लोगों का है कि इंटरनेट ने खराब कर दिया, ये कर दिया, but I think even parents are to be blamed ना। आप भी तो फोन पकड़ा देते हो, आपको कुछ काम करना है। तो ये स्क्रीन टाइम का जो प्रॉब्लम है आज, हाउ इज इट अफेक्टिंग? कोविड जो था हमारी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी ला चुकी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे फेस करें। तो सभी ने एक्सपेरिमेंट किया और सभी को स्ट्रेस हुआ, बिकॉज इट वाज समथिंग दैट जस्ट केम इनटू आवर लाइफ सडनली। तो हमें उस दौर उस एक पर्टिकुलर इवेंट को हमें भूल जाना चाहिए, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेडली इट जस्ट केम इनटू आवर लाइफ्स। लेकिन जहाँ तक स्क्रीन टाइम का आप बात कर रहे हो, मैंने कई बार देखा है कि जो पेरेंट्स है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं, बेस्ट थिंग टू डू इज टू हैंड ओवर द मोबाइल टू द चाइल्ड, सो दैट द चाइल्ड स्पेंड सम टाइम नॉट डिस्टर्बिंग द पेरेंट। लाइक बच्चा, अगर छोटा बच्चा है, वो कोई चीज़ के लिए रोता है, लाइक खाने के लिए रोता है या पानी के लिए रोता है, तो या फिर टू बी विद द पेरेंट, थोड़ा सा हग करने के लिए या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए वो रोता होगा। लेकिन पेरेंट क्या करता है, जस्ट बिकॉज ही और शी इज बिजी विद समथिंग एल्स, द बेस्ट थिंग टू डू इज गिव्स द मोबाइल इन टू द हैंड्स ऑफ द चाइल्ड। तो वहाँ से बच्चा जो है कनेक्ट हो जाता है विद द मोबाइल्स। लेकिन मोबाइल का एक डेंजर क्या है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि माय चाइल्ड हैज़ डाइवर्टेड द फुल अटेंशन टुवर्ड्स द मोबाइल एंड इग्नोरिंग द स्टडीज़। वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है, बैठ के पढ़ाई करना नहीं चाहता है। तो ये गेमिंग वगैरह जो गेम्स वगैरह जो होता है कि अननोन पर्सन के साथ खेलना, फिर मनी इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ों में क्या होता है ना, बच्चा एडिक्ट हो जाता है। एंड जो मोबाइल्स है, जैसे स्मार्टफोन्स अगर आप दे रहे हो, तो यूट्यूब में आप देखते हो बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बच्चे जो है ना बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। जैसे अगर एक 10 साल का बच्चा है, वो अगर एडिक्ट होता है यूट्यूब से या ऐसे कंटेंट्स, एडल्ट कंटेंट से या मूवीज से, तो एक 10 साल का बच्चा जो है वो सडनली एक 15 साल का मैच्योरिटी गेन कर लेता है। वो सारी चीज़ें गेन कर लेता है जहाँ पे जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं था एट दैट टाइम। तो कहीं ना वो बचपन पूरी तरह से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बच्चों का जो बचपन होता है वो हमने भी देखी, हमारी बचपन में हम लोग क्या करते थे कि अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, थोड़े पेड़ पर चढ़ना, वी हैड सो मेनी गेम्स। एंड आजकल तो वो गेम्स तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। मतलब हम लोग वो जो टॉप से खेलते थे, और जैसे गिल्ली डंडा खेलते थे, या वो गोटियां होती थी जहाँ पे बच्चे जोर जोर से चिल्लाते थे, जैसे एक शॉट देते हैं तो चिल्लाते थे, वो हैप्पी होते थे। और वो डोपामाइन जो है उनका बहुत, जैसे डोपामाइन का मतलब है हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होती थी बॉडी में। लेकिन अभी क्या हो गया है कि यूट्यूब में स्टक हो जाने से डोपामाइन ज़्यादा नहीं सिक्रीट हो रहा है बॉडी में। दे आर समवेयर स्टक इनटू सम हॉरर मूवीज या एडल्ट कंटेंट्स विच इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग देयर माइंड। और हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है। तो वही चीज़ है बच्चों को जो ज़रूरी है अपनी उम्र के हिसाब से। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसको स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल फ़ोन दीजिए। और अगर आप थोड़े बहुत कंटेंट देखने के लिए हम बच्चों को देना चाहते हैं अपने मोबाइल, तो सेट अ टाइम।
कि आप मेरे सामने लिविंग रूम में बैठ के आप एक हाफ एन आवर आप मेरे फ़ोन देख सकते हो। और बहुत सारे वेज़ हैं इन विच द अडल्ट कंटेंट डज़ नॉट रीच द चाइल्ड। तो वो आप जानकारी लीजिए और अपने फ़ोन को लॉक कर दीजिए ताकि वो जो एडल्ट कंटेंट्स है, वो बच्चा ना देखे। और कई बार क्या होता है कि एड्स चल रही है, तो मूवी भी देखते हैं या कोई सीरियल्स देख रहे हैं, तो अचानक एनी एडल्ट कंटेंट क्या होता है, पॉपअप होता है। तो बच्चे ऐसे होता है ना, क्यूरियोसिटी से उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो सारी चीज़ें देख लेते हैं जो उनको देखना नहीं चाहिए। तो बच्चा जो है कन्फ्यूज़ हो जाएगा और अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है। और आप देखते हो कि एक छोटा बच्चा 17 साल का, 20 साल का जो बच्चा है, वो आजकल क्राइम भी करता है। जैसे आप देखते हो कि रेप हो गया या कोई क्राइम में आप देखते हो तो बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट इज़ हैपनिंग ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस एडल्ट कंटेंट दैट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द माइंड। तो हमें पेरेंट्स को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या बच्चे को दे रहे हैं। बच्चे को तो आप सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो बिकॉज़ मेनी मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। तो फाइनेंशियली यू आर वेरी सिक्योर। बट फाइनेंशियली सिक्योर होने से भी आप अपने बच्चे की जो बचपन है, उसको आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए। उनको वो सारी चीज़ें दीजिए जो उनके एज के लिए एप्रोप्रिएट है, वो चीज़ें मत दीजिए जो उनको ज़रूरी नहीं है। तो हैव यू एवर डेल्ट विद जुवेनाइल केसेस? आपने किसी को थेरेपी या जाके काउंसलिंग किया है? या एडिक्शन का एक्चुअली मोबाइल एडिक्शन इज़ सेम एज़ अल्कोहल, जो दूसरे जो एडिक्शन होते हैं, सेम उस वही इफ़ेक्ट एक बच्चे में आता है, अगर वो मोबाइल से एडिक्टेड होता है। इट्स द सेम थिंकिंग, इट्स द सेम बिहेवियर। जैसा आपने सुना होगा, एक न्यूज़ में आया था कि एक बच्चा जो है वो इतना एडिक्ट हो गया था मोबाइल से कि उसकी जो मदर थी, वो हमेशा उसको डाँटते थे कि आप मोबाइल बंद करके एग्ज़ाम के लिए पढ़ो। तो हमेशा जब माँ ने इस बच्चे से कहा तो वो इतना इरिटेट हो गया कि रात के समय जब मदर सो रही थी, बच्चे ने क्या किया, किचन से एक नाइफ लेके आके मदर को स्टैब किया एंड ही दैट चाइल्ड किल्ड द मदर बिकॉज़ ही डिडंट वांट टू लीव द मोबाइल। तो ये क्या था कि एडिक्शन हो गया था, मतलब ही कैन नॉट लीव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मेरे पास ऐसे क्राइम की तो कोई केसेस नहीं आई, लेकिन ऐसे केसेस हैं जो बच्चा 10th में पहुंच गया है, 12th में पहुंच गया है और बिल्कुल भी स्टडी करने के लिए इंथू नहीं है। बच्चा जो है टोटली स्कूल जाने से रिफ्यूज़ कर रहा है, मतलब दे डोंट नो द रीज़न कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी नहीं है उसकी, और पढ़ने के लिए बैठ के पेशेंस चला गया है। एक बच्चा साइलेंटली बैठ नहीं सकता है, क्योंकि जैसे आप एडिक्ट हो जाते हो, आपको वो चीज़ जब तक नहीं मिलती है ना, जो एडिक्शन जिससे है, यू बिकम वेरी हाइपर। और उस समय आपका जो ब्रेन है ना, वो कुछ सोचता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। सो अ चाइल्ड कैन गेट इनटू दैट एक्सटेंट कि वो ऐसा कोई चीज़ कर देगा जो पेरेंट्स को बहुत परेशानी में भी डाल सकते हैं। आजकल के बच्चों में एग्रेशन भी बहुत आ गया है। द मोमेंट यू से समथिंग, दे जस्ट गेट सो एंग्री एंड दे जस्ट आंसर यू बैक। बहुत है आजकल के बच्चों में एग्रेशन। एंड सो ऐसे हाउ डू यू डील विद सच चिल्ड्रन? सी एग्रेशन क्यों डेवलप होता है, क्योंकि ये जो स्क्रीन टाइम है, आप देखते हो ना, जो रील्स है या जो भी मूवीज है, उसकी स्पीड बहुत होती है। तो उसकी स्पीड इतनी जैसे गेम्स है, आप स्लोली शुरू करते हो, एक लेवल 2 लेवल में जाते हो, तो वो लेवल्स इतना बढ़ जाता है कि आप जो बच्चा खेल रहा है उस गेम को, वो इतना कॉन्सेंट्रेट करता है एंड ही इज जस्ट सीइंग द मूविंग मोमेंट्स, लाइक एवरीथिंग इज मूविंग सो फास्ट। वो स्पीड क्या करता है, बच्चे के दिमाग पे बहुत असर करता है। तो जो बच्चा है वो पेशेंट लूज करता है, ही इज नॉट रेडी टू लिसन पेशेंटली, because he is addicted to something that is of great speed। तो इसलिए अगर और जो मोबाइल्स है, जो भी आप रील देखो, आपको वो सब चीज़ें देती है जो आप पूछते हो। आप कुछ भी पूछिए, आपको मिल जाता है। तो बच्चा पता है कि आपको पता है कि मैं गूगल को कुछ भी पूछता हूँ या मैं स्मार्टफ़ोन जो यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मुझे मूवी चाहिए, कॉमेडी चाहिए, आपको हॉरर चाहिए या गेम्स खेलना है या आपको लेवल्स जो है गेम्स के आगे जाना है, सब कुछ एक जो स्मार्टफ़ोन है, वो आप जैसे पूछते हो वैसा रिएक्ट करता है। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक दैट। सो ह्यूमन बीइंग्स कैन रिफ्यूज सर्टेन थिंग्स।
क्यों क्योंकि बच्चे ने वहाँ पे रिफ्यूज़ल नहीं देखा है, जो रियल लाइफ़ में जब वो रिफ्यूज़ल फेस करता है, ही डज़न्ट नो हाउ टू रिएक्ट। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप मॉल सिस्टम आप देखते हो अभी, वेयर यू टेक द बास्केट एंड गो टेक ऑल द थिंग्स दैट इज़ डिस्प्लेड, लाइक यू कैन जस्ट गो एंड टेक एनीथिंग एंड फिल द बास्केट एंड गेट थिंग्स होम। तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है जो एक बच्चे को हम सिखा रहे हैं। बिफोर गेटिंग टू द मॉल बच्चे को सिखाना चाहिए कि आपको वही चीज़ उठाना है जो आपको ज़रूरत है। मतलब यू नीड टू पे फॉर एवरीथिंग, राइट? तो अगर आपके घर में एक पैकेट पेंसिल पड़ी है तो आप फिर से पेंसिल को मत लीजिए, या कलर पेंसिल आपके घर में है पहले उसको यूज़ कीजिए, फिर आप दूसरी चीज़ लीजिए। तो इस तरह से धीरे-धीरे इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स की। तो एग्रेशन भी कम तब हो सकती है जब एग्रेशन को कंट्रोल करने को बच्चे को सिखाएँ। मतलब आप टैंट्रम्स करोगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप कोई भी लेवल तक जाइए, आपको तभी ये चीज़ मिलेगी जब आप शांत होगे और मेरी इंस्ट्रक्शन सुनोगे और कामली मेरे को पूछोगे। तो ये फर्स्ट टाइम ही अगर आप रोकते हो बच्चे को और आप एक इंस्ट्रक्शन देके उसको मोल्ड करते हो, तो वो जो एग्रेशन है वो धीरे-धीरे कम होता है। लेकिन जस्ट टू stop yourself from getting into that facing that behavior, पेरेंट क्या करता है, पेरेंट ये सोचता है कि अरे ये एग्रेसिव हो गया है, अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, चलो वो जो पूछ रहा है हम दे देंगे। तो फर्स्ट टाइम दिया तो सेकंड टाइम भी आपको देना पड़ेगा, फिर थर्ड टाइम भी देना पड़ेगा, तो वो एग्रेशन तो कभी रुकेगी नहीं। तो यू नीड द पेरेंट नीड टू बी ट्रेन्ड, यू नो, और दे नीड इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स। हमारे टाइम पे फेलियर्स, रिफ्यूज़ल्स हम लोग बहुत आराम से ले लेते थे। बट पेरेंट्स डोंट टीच देयर चिल्ड्रन कि अगर फेलियर क्या होता है। हाँ, फेल हो गया, अरे फेल हो गया, ये किया, वो किया, इसमें अच्छा नहीं किया, उसमें अच्छा नहीं किया। आज के जो बच्चे हैं वो रिफ्यूज़ल और फेलियर को ले ही नहीं पाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये हो सकती है मैम, कि पेरेंट्स ही बच्चे को लूज़ कराना नहीं सिखाते। पेरेंट्स जो है प्रोफेशनल्स है आजकल, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका बच्चा जो है हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, है ना? तो ये तो होगा नहीं। मतलब बच्चा तो हर जगह पे टॉप में नहीं रह सकता है, क्योंकि दूसरे भी बच्चों में बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। तो कोई एक फील्ड में अगर एथलीट में कोई फर्स्ट आ गया, तो कोई स्टेज शो या जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है उसमें कोई और बच्चा फर्स्ट आएगा। लेकिन हर जगह पे अगर आप बच्चे को टॉप करना चाहते हो, टॉप में आना इंस्ट्रक्ट करते हो, तो वो नहीं होगी, राइट? तो जब एक पेरेंट इतनी तारीफ या अप्रिसिएट करते हैं बच्चों को कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तो एक ऐसा वक्त अगर आया उसकी लाइफ में जहाँ पे उसने लूज किया, तो उसकी इमोशंस इतना, मतलब लो एस्टीम क्रिएट करेगा, या कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, या शेम क्रिएट करेगा कि बच्चे को ये पता ही नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट उसकी लाइफ में हो रही है, तो उसको कैसे टैकल करे। तो कई बार आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे जो बड़े हो जाते हैं और प्रोफेशनली आगे जाते हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक मैनेजर ने एक टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे, और मीटिंग में एक मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को डाँटा। तो वो डाँटने से उसको इतना शेम फ़ील हुआ in the midst of all the other employees, that he immediately walked into the balcony and jumped over the floors and he did suicide. So ये क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे को सिखाया नहीं जाता है कि ऐसा नहीं होता है कि एवरीवेयर यू विल बी एक्सेप्टेड। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होंगे जहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, फेलियर्स फेस करने ना पड़ेगा, बट इट्स ऑल राइट। अगर आपको कहीं फेलियर फेस करने को मिल रहा है, देन ट्राई सम अदर ऑप्शंस, और मे बी ट्राई वन मोर टाइम, you know, but that is not the end of life, or it's not the end of your career or profession, or your student's life. There is always lot of areas where you can go ahead and shine. बट बच्चे के साथ पेरेंट्स भी डिप्रेस फील करते हैं। पेरेंट्स भी ये फील करते हैं कि अरे वो नेबर क्या पूछेगी, तो क्या बोलेंगे हम, या हमारे जो ख़ानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं है, आप इतना कम मार्क्स लेके आ गए हो। और इस तरह से जब पेरेंट्स ही बोलने लगता है, तो बच्चे को भी वही फील होता है। तो पेरेंट्स ने और प्लस द चाइल्ड बोथ शुड नो हाउ टू फेस फेलियर,
और एक तैयारी होनी चाहिए कि हर जगह पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, इट्स ओके। आज आप जीत गए हो तो कोई और टाइम कोई और जीतेगा, सो वी नीड टू अप्रिशिएट दैट चाइल्ड, या जो हम देख रहे हैं कि जो आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी गुड क्वालिटीज उनको अप्रिशिएट करो। तो बच्चा ये सीखता है कि ठीक है, मैं अगर थोड़ा कम भी आता हूँ कभी, तो मुझे क्या करना है, मेरे पेरेंट्स के जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे सामने कर रहे हैं, वैसे आई शुड अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट और दैट चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, रादर दैन फीलिंग डिप्रेस्ड और सैड कि मैं नहीं कर पाया। तो इस तरह से वो बच्चा सीखता है। तो ये भी एक ट्रेनिंग जो है वो पेरेंट अपने बच्चे को वेरी यंग एज में देना शुरू करना चाहिए कि वेर एवरीवेयर यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। How openly do parents come for counseling and therapy? Because I know a lot of parents think कि we don't need any counseling, we don't need any therapy, हमें तो क्या है. So since you are there in this profession, how often do they come? How often do they take therapy so seriously? तो मेरे पास जो केसेस आते हैं वो पेरेंट्स तब आते हैं जब सब कुछ हाथ से निकल गया होता है। लाइक एक बच्चे को जो अर्ली चाइल्ड वुड डेज में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है कि उनके साथ बैठे, उनको ट्रेन करे, उनको बहुत सारी चीज़ें बताएं या कम्युनिकेट करें या स्टोरी टेलिंग करें। विद मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे हम बचपन में सीखते थे, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड हेल्प एवरीबॉडी, या इस तरह से होता था। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए टाइम नहीं होता है। बट ऐसे एक एज में जब बच्चा चला जाता है, जैसे आफ्टर टीनेज या व्हेन नियरिंग टीनेज, बच्चा जो है खुद की डिसीजन लेना शुरू करता है। तो हो सकता है कि वो पढ़ाई से अपने आप को दूर कर ले, या कॉलेज जाने से मना कर ले, या सिगरेट स्मोकिंग में चला जाता है, या फिर अर्ली प्री टीन्स में जैसे स्टबर्ननेस ज़्यादा हो गया। कोई-कोई बच्चे जो है ना पैसे चोरी करके बाहर ले जाते हैं गेम्स खेलने के लिए या सिगरेट खरीदने के लिए। तो ऐसे जब वक़्त आता है, या फिर रात को भी पेरेंट्स देखते हैं कि रात भर सोते नहीं है बच्चे और किसी से चैट कर रहे हैं स्मार्टफ़ोन पे, या देयर फ़ोन इज़ रिंगिंग एट नाइट। तो ऐसे सब चीज़ें जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं तो मेरे पास आते हैं। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वो टाइम पर बच्चे को मोल्ड करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जो नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ है वो डेवलप कर चुकी होती है एक चाइल्ड ने। फिर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं पहले, और उनको बताते हैं कि कहाँ पे आप गलत गए। तो ये सारे I चीज़ think आपको this is करेक्ट, हाँ, very important. करेक्ट, Before the child, या बच्चा तो बाद में आता है। I think वही, parents की counseling करेक्ट, करना बहुत important है. करेक्ट, करेक्ट। लाइक मेरे पास एक एक चाइल्ड बहुत स्टबर्न हो गया था, तो आईटी प्रोफ़ेशनल थी मदर, तो मेरे पास आए और मुझे बताया कि अभी तो बच्चा कुछ नहीं सुनता है मेरा, और स्कूल में भी बहुत सारा ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जैसे मारा-मारी हो गई या कुछ लेके फेंका और किसी उस फ्रेंड क्लासमेट को इंज्योर किया। तो ऐसे सब स्कूल से जब कंप्लेंट्स आती है तो पेरेंट वो बिहेवियर देख के मेरे पास आए। तो मैंने जब उसकी उनकी हिस्ट्री मतलब उनसे बात की और उनकी जो लाइफ़ है या लाइफ़स्टाइल है उसको जानने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ में आया कि शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। तो बच्चा जब भी स्कूल से आता था और कोई ड्राइंग कर ली या कोई चीज़ बना लिया उसने, तो वो दौड़ के पेरेंट्स के साथ के पास जाते थे, ये बताने के लिए कि मम्मा मैंने ये बनाया, या फिर मैंने ये ड्राइंग की और टीचर ने मुझे गुड दी या मुझे एप्रिशिएट किया। तो मदर जो है वो बच्चे को बोलते थे, आपको पता नहीं है मैं काम कर रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, और बच्चे को रूम से बाहर भेज देते थे। तो वो जो एंथुसियाज़्म था, वो जो एक्साइटमेंट थी बच्चे की, उसी टाइम वो कट हो गई। और फिर जब एक पेरेंट जो है आफ्टर वर्किंग आवर्स जब वो रूम से बाहर निकलती है, शी इज़ वेरी टायर्ड। उनको बहुत सारा और चीज़ें करनी होती है, जैसे कुकिंग हो या रिलैक्स करना हो या शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग है। तो पेरेंट जो है ये भूल गए कि बच्चे ने कुछ मुझे आके बताया था। तो डे टू डे यही चीज़ हो रहा था, एंड दैट चाइल्ड डेवलप सर्टेन बिहेवियर्स जो अटेंशन सीकिंग के लिए करता था। तो बहुत सारी चीज़ें वो फाड़ देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, क्योंकि मदर को टाइम नहीं है। तो जब मैंने उनको ये बताया कि ये चीज़ें आप बोल रहे हो कि ये सब चीज़ें होती थी, तो इसी से उसकी बिहेवियर ये डेवलप हो गई है। तब जाके पेरेंट को गिल्ट फीलिंग होती थी कि अरे! मैंने
तो किस तरह से मैंने टैकल करना चाहिए था। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप काम कर रहे हो, बच्चे को अच्छे वे में बता सकते थे कि बच्चा अभी मैं काम कर रही हूँ, आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर आई फिनिश माय वर्क। और जैसे आपकी वर्किंग आवर्स खत्म होती है, आप बच्चे के पास जाइए, उनको बोलिए बच्चा आप मेरे पास आए थे कुछ लेके, क्या ड्रॉ किया मुझे बता दो। तो बच्चा वापस लेके आएगा, फिर उसको अप्रिशिएट करो, उसकी गुड थिंग्स, टीचर ने क्या गुड वर्ड्स बोले वो सुनो। तो बच्चा जो क्या क्या करता है, कम्युनिकेट करता है पेरेंट के साथ। तो ये सब पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं आजकल। तो वो इतने बिजी है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई मेड रख दो या कोई नाना नानी के पास भेज दो या कुछ बेबी सिटिंग पे दे दो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे डेवलप होगी बच्चे में जो लेटर ऑन इट विल बी अनकंट्रोलेबल फॉर द पेरेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इनिशियल स्टेज में ही पेरेंट उसको ऑब्जर्व करे और अपने आप को ट्रेन करे कि मैं ये सिचुएशन में कैसे कम्युनिकेट मैं करूं अपने बच्चे के साथ। तो धीरे धीरे गुड थिंग्स डेवलप होगी। So, it is very important. Parents should practice what they preach. It affects child's growth also. कई बार होता है पेरेंट्स के झगड़े होते हैं, बच्चों के सामने होते हैं, एंड डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती है। तो how how at a different stage, like maybe a child is 7 years old or 8 years old, तब जब वो पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखता है, तब का उसका रिएक्शन, एंड व्हेन द चाइल्ड इज इनटू हिज टीन्स और शी इज इन हर टीन्स, तब झगड़ते, तब क्या डिफरेंस होता है? क्या बच्चे अलग-अलग, कौन से अलग-अलग मोड में बच्चा जाता है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेरेंट्स के बीच, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये इसकी जो रीज़न है ये बच्चों को कभी भी समझ में नहीं आती है। वो सिर्फ बच्चा देखता है कि मदर इज़ एंग्री विद फादर एंड फादर इज़ एंग्री विद मदर। और ये एंगर सिर्फ नहीं होता है, वो टाइम पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोले जाते हैं विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड टू लिसन। हो सकता है बैड वर्ड्स हो या नेगेटिविटी अबाउट द पर्सनैलिटी हो। तो ये बच्चा जो है अपने मदर को और फादर को एक लेवल, एक ऊँचे लेवल पे रखता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और ये सब वर्ड्स जैसे पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कन्फ्यूज़ होता है कि पापा मेरे मदर को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या मेरे मदर ऐसे हैं? या मदर पापा को क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? एंड समटाइम्स ये जब लाउड वॉइस है, कभी वायलेंस हो जाता है, मारामारी हो जाती है, तो ये बच्चे को एक फ़ियर डेवलप करता है। तो यंग एज से कैसा होता है कि एक कॉन्फिडेंस बच्चे का चला जाता है। तो इश्यूज़ तो एडल्ट्स में होंगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, अपने पर्सनल होगी या सोशल होगी या प्रोफ़ेशनल होगी। तो कभी भी आपको बात करना है, डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड। Always take time and see when the child is away, you sit and talk very calmly. अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे में वायलेंस होगा या हमारे में ऐसे आर्गुमेंट होगी जो जहाँ पे गाली गलौच होगी या हम लाउड हो जाएंगे, सो गो टू अ पब्लिक प्लेस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट में जाके बैठिए, एक गार्डन में जाके बैठिए। तो वहाँ पे क्या होगी ना, इवन अदर हमको एक कॉन्शियस फीलिंग होती है कि दूसरे हमें सुन रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वॉल्यूम और आपका जो एक्शन है ना वो आप कंट्रोल में लाते हैं। तो वहाँ पे बड़े-बड़े लाउड आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगी, वहाँ पे गाली-गलौच नहीं होंगे, प्लस यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो इस ऐसे करने से क्या होता है ना कि बच्चे के सामने भी आप लड़ नहीं रहे हो। तो बच्चा भी ये सोचता है कि माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी लाइक विद ईच अदर, वो खुशी का माहौल देखता है। लेकिन इवन व्हेन घर में खुशी का माहौल है और बच्चा देख रहा है खुशी का माहौल, बट इन बिटवीन ही इज सीइंग दिस फाइट्स और ये लाउड आर्ग्यूमेंट्स, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे, वैसे है या ऐसे है। मतलब उसको किस तरह से डील करना है ये सिचुएशन को समझ में नहीं आता है। तो मेनी टाइम्स यू विल वी आल्सो फाइंड चिल्ड्रन गेटिंग अप इन नाइट क्राइंग, जैसे ड्रीम्स हो जाते हैं और सडनली वो उठ जाते हैं, रोने लगते हैं। कभी-कभी कंसंट्रेशन स्टडीज़ चला जाता है। घर में जो झगड़े होते हैं वो लेके बच्चा स्कूल जाता है। तो वहाँ भी वो बिहेवियर्स जैसे फ़ियर का या फिर एक ग्लूमी मूड लेके जाएगा, बिकॉज़ ही हैज़ सीन द फाइट्स ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। तो ये सब असर हो सकता है इफ द पेरेंट्स आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर पेरेंट्स में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यू शुड डेफिनेटली गो टू अ प्रोफेशनल वेयर प्रोफेशनली यू कैन डील विथ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, जो जहाँ पे बैठ के आप अच्छी तरह से बात करके उसको सॉल्व करिए। और गो टू योर फ्रेंड्स और मीट योर पेरेंट्स इफ दे आर सपोर्टिव,
कि हमारे में ऐसे झगड़ा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब ये मेरी बात ये है और आपके हस्बैंड की बात भी रखिए, आपकी बात रखिए। तो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस जिस पे रखते हो उनसे बात कर सकते हो, बट नेवर डू इट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। चाइल्ड को बाहर निकालिए, या फिर डू इट, टॉक अबाउट इट ओनली व्हेन द चाइल्ड इज नॉट देयर। जैसे खेलना चला गया, या कहीं नाना नानी के घर चला गया, तब आप बैठ के बात करो। और लाउडनेस और वायलेंस से कोई हल नहीं निकलती है, आपको बैठ के बात करना है। ये पहले आपको समझना है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे को समझिए, कम्युनिकेट कीजिए, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। Not many people are open again for therapy and counseling, but how often do you suggest? Means parents को, couples को, newly married couples को, बच्चों को therapy, counseling कितना लेना ज़रूरी है? How much is it important? लाइक आपने जो बोल पूछा मुझे कि कितना लेना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं इस पे एम्फसाइज़ करूँगी कब लेना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचो एक कपल में लाइक बार-बार झगड़े हो रहे हैं एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और आपको चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना है। आप नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको जाने, तो क्वाइटली यू कैन मूव टू अ प्रोफेशनल एंड स्पीक अबाउट इट। बच्चों का जहाँ तक है, जैसे स्टबर्ननेस ज़्यादा बढ़ गई है, या एक बच्चा जो है वो बहुत मूडी हो गया है, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है, या स्टडीज़ से अपना इंटरेस्ट उसका चला गया, तो देयर कैन बी मैनी रीज़न्स। वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो व्हेन यू कम एंड टॉक टू अ प्रोफेशनल, हम लोग हिस्ट्री निकालते हैं कि कैसी आपकी लाइफ़स्टाइल थी, आपकी बॉन्डिंग कैसी थी, आपके पार्टनर के साथ कैसी थी, आपके बच्चे के साथ कैसी थी। स्कूल में आपको कुछ कंप्लेंट्स आती हैं या टीचर्स के तरफ से कि बच्चा कुछ अलग वे में बिहेव कर रहा है, या इस तरह से हम लोग पूछते हैं पेरेंट्स को, और हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली ये बिहेवियर क्यों डेवलप हुआ। तो हो सकता है पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चा जो है फ़ियर डेवलप कर रहा है, कॉन्फिडेंस चला जा रहा है, या नाइटमेयर्स हो रही है तो वो सो नहीं पाता, तो स्कूल में ज़्यादा सो रहा है। या फिर कुछ मेरे पास ऐसे भी आए हैं जब बच्चे ने कुछ मेडिसिन्स लिया था कोई इश्यू के लिए, और वो मेडिसिन की जो साइड इफ़ेक्ट्स थी, वो इतना बढ़ गया था कि शी कुड सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड, लाइक कोई खड़ा है मेरे सामने, जैसे गोस्ट खड़ा है। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझसे ये कहा गया कि मैं जब भी लाइट्स डालने जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई और हाथ आता है कि स्विच डालने के लिए, और मैं जब स्टेयर्स चढ़ रही हूँ तो मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो इस तरह से उसने, और इसलिए वो डर जाती थी, मतलब जैसे वो इमेज को देखती थी वो चीखती थी क्लास में। तो टीचर्स ने तो कंप्लेंट कर दी कि भई ये चीख रही है, ये इस तरह से बिहेव कर रही है, तो पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या एग्ज़ैक्टली हुआ है। देन व्हेन शी टॉक्ड टू मी, व्हेन आई गिव द मैसेज टू द पेरेंट्स, जब मैंने उनको बताया कि आपको ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाके आपको बात करनी पड़ेगी, तो जब उन्होंने जाके जब सामने साइकियाट्रिस्ट के सामने ये बताया, तो पता चला कि सब मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट्स थी वो। तो कैसा होता है ना कि ये सब चीज़ें तभी समझ में आती है कि बच्चों को, जब बच्चों से हम कामली बात करें, बच्चा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जैसे आई वाज़ वर्किंग इन अ स्कूल एंड जब बच्चा मेरे पास आया तो मैं कामली मेरे ऑफ़िस में बिठा के मैंने उससे बात की। तो दूसरे तो कोई मतलब डाँटते ही थे, "अरे कुछ नहीं है, तुम क्यों डर रही हो?" ऐसे, मतलब उसको समझते नहीं थे बट उसको चिल्लाते थे। तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो ये इसलिए मैंने कहा ना कि क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि तब हमको, जब एक बॉन्डिंग है ना बच्चे के साथ, तो हमको समझ में आता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। जब आप एक बॉन्डिंग रखते हो ना, क्लोज़ बॉन्डिंग, तो वो आपको चेंजेस दिखाई देती है। तो आपको लगता है ना कि यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए, तो आपको खुद वो इंस्टिंक्ट, क्योंकि एक बॉन्डिंग होने से ना आपको फ़ील आती है। तो आप डेफ़िनिटली बाहर एक प्रोफ़ेशनल से मिल सकते हो, बट ज़रूरी है कि आप उसको सॉल्व करें मीटिंग अ प्रोफ़ेशनल, बिकॉज़ कभी-कभी कोई चीज़ें ऐसे होती हैं ना जो हम खुद नहीं सॉल्व कर सकते। सो डोंट बी स्कैर्ड और अशेम्ड टू मीट अ प्रोफ़ेशनल। आप उससे आपकी क्या है ना, लाइफ और बेटर हो जाएगी, और बच्चे की भी लाइफ बेटर हो जाएगी। So encourage this kind of communication with a professional. You should never be ashamed of that. Yeah.
Thank you, Elsie, for coming on this show and giving us your valuable and thoughtful messages. And I hope parents and children uh, definitely learn from this episode. And thank you for being on my show. एंड आई होप हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी ये आज का एपिसोड देखा है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, बच्चों की प्रॉब्लम है, वी डू हैव काउंसलर्स, वी डू हैव थेरेपिस्ट, डू नॉट शाय अवे, आइए बात करिए, आपका इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं किया जाएगा। प्लीज़ कम, रीच आउट टू द काउंसलर्स, रीच आउट टू द थेरेपिस्ट, दे आर हियर टू हेल्प you. And please do not forget to press the bell icon, subscribe to the channel, and do like, share, and comment. Thank you.